लेक्चर नंबर 1.2 यूनिट नंबर फर्स्ट। कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो फुट, पाउंड और सेकंड एक सिस्टम था, किस प्रकार से सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड एक सिस्टम था। फुट, पाउंड, सेकंड और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड दोनों ही सिस्टम हम लोगों ने देखे थे। अलग अलग कंट्रीज़ थे, एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस के लोग थे, जिन्होंने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ था मेज़रमेंट करने के लिए। क्योंकि ये जो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, तो हम सब लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड बहुत छोटी यूनिट होती है। इसलिए बाद में इसी को मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके इसको बना दिया गया एक बड़ी यूनिट में, दैट इज़ कॉल्ड मीटर, किलोग्राम एंड टाइम जो है वो अभी भी सेकंड में ही रह गया और ये कहलाया हमारे पास में MKS सिस्टम। इस तरीके से हमारे पास में 3 सिस्टम आ गए, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। ओके बच्चों, सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे हमारा जो वर्ल्ड है वो एक्सपेंड होने लगा इन द सेंस उसमें बिजनेस जो है वो होने लगे। एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड मार्केट करने लगा। जैसे कि कोई कंट्री का पर्सन और दूसरे कंट्री में बिजनेस करने के लिए जाता है तो वो प्लेन से जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री से ऑयल ख़रीदते हैं तो हमें वो भी एक बिज़नेस का पार्ट है। तो जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड इंक्रीज़ होने लगा, बिजनेस के जो पर्पज़ थे वो भी इंक्रीज़ होने लगे, तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ जो थे वो FPS सिस्टम चला रहे थे, कुछ कंट्रीज CGS सिस्टम चला रहे थे, ठीक है। तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो व्हेन बिजनेस ट्रेड मार्केट increases as the time is spending there generate lot of problem in the unit system। तो ये जो प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम को हम लोगों को हटाना था। तो हम लोगों को क्या करें कि ये प्रॉब्लम हट जाए। जैसे किस प्रकार की प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ़्लाइट जो है उसको उड़ा के लेके जा रहा है, ठीक है। वो फ़्लाइट को उड़ा के लेके जा रहा है। उसकी जो फ़्लाइट की स्पीड है, तो वो जानता है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर मेजरमेंट की जाती है। तो मान लीजिए उसने फ़्लाइट उड़ाई हुई है 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जब वो दूसरे देश में जहाँ पे लैंड कराने वाला फ़्लाइट को उतारने वाला है, वहाँ पे जो है किलोमीटर को नहीं समझा जाता है, वहाँ पे मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि माइल को समझा जाता है। तो जो रेडार के ऊपर बैठा हुआ है, जो रेडार को नेविगेट कर रहा है, उस बंदे ने बोला पायलट को कांटेक्ट करके कि आप एक काम कीजिए, इस जगह पे फ़्लाइट को लैंड कराना चाहते हो तो फ़्लाइट की जो स्पीड है आप उसको 15 मील पर आवर जो है घटा लीजिए, 15 मील पर आवर घटा लीजिए। लेकिन जो फ़्लाइट का जो बंदा है, पायलट है, वो उस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो किलोमीटर की लैंग्वेज को समझता है। तो क्या वो फ़्लाइट की स्पीड कम कर पाएगा या फिर कितनी कम कर पाएगा? कर भी नहीं पाएगा। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन, दिस इज़ द प्रॉब्लम जो कि दो सिस्टम के बीच में क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम एक कंट्री है जिससे हमें को ऑयल परचेज करना है। तो मान लीजिए उस कंट्री में जो ऑयल का मेजरमेंट है वो है बैरल में। तो वो हमको बोलता है कि आपको जो ऑयल है वो 70 रुपीज़ पर बैरल दे दिया जाएगा। हमारी जो कंट्री है वो बैरल को नहीं समझती है
और हम लोग जानते हैं कि लीटर क्या होता है। तो हमने बोला कि हम बैरल को नहीं समझते, आप एक काम कीजिए कि 70 रुपीज़ में कितना लीटर पेट्रोल जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो उसने बोला कि मुझे बैरल समझ में आता, लीटर समझ में नहीं आता। हमने बोला कि हमें लीटर समझ में आता, बैरल समझ में नहीं आता। तो जब इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स उठ रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगी हम लोगों को, जब हम लोग धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाने लगे, तो हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि सब जगह कॉमन हो। क्योंकि यदि हम लोग बैरल को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर को वापस से बैरल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे किलोमीटर को वापस से माइल में कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है कोई दूसरा जो है माइल से कुछ और यूज़ करता हो, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करता हो, तो हम लोगों को बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा है कि इस तरीके से यदि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो एक कॉमन यूनिट हम लोगों को बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक मीटिंग हुई, दे डिसाइडेड ए मीटिंग, और 1960 में ये मीटिंग हुई फ्रांस में। और इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि अ न्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड, कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सिस्टम पूरे तरीके से यूनिक हो, पूरे तरीके से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, सिस्टम दी इंटरनेशनल। इस सिस्टम की उन्होंने दो जो चीज़ें हैं वो उठा ली और इसको बोला उन्होंने SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अगली चीज़, अब इस सिस्टम में उन्होंने जो वैल्यू पुट की वो कौन कौन सी वैल्यू पुट की, या इस सिस्टम में उन्होंने कौन कौन सी क्वांटिटी ली और उन क्वांटिटीज़ को उन्होंने क्या क्या नाम दिया। तो ये वही सिस्टम है जो हम लोगों को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस सिस्टम में उन्होंने जैसे कि मास के लिए उन्होंने लिखा कि जहाँ कहीं भी हम लोग मास की बात करेंगे उसकी यूनिट का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा केजी में होगा। जैसे कि जहाँ कहीं भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे उसका मेजरमेंट जो होगा वो हमारे पास में एम्पियर में होगा। जहाँ कहीं भी हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे उसका मेजरमेंट जो है वो केल्विन में होगा। इस प्रकार से एक सिस्टम बनाया गया जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ और ये सिस्टम कहलाता है हमारे पास में SI सिस्टम। ओके, तो SI सिस्टम में हम लोगों ने 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रखी जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। मास था, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी थी। इस तरीके से हमारे पास में 7 क्वांटिटी थी। ओके, नाउ जब ये सिस्टम बन गया, कुछ 4, 5, 10 साल तक ये सिस्टम चलता रहा, तो साइंटिस्ट लोगों की एक और मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि क्या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि ये क्वांटिटी से काम नहीं चल रहा है। मतलब कि जो हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई है उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से काम नहीं चल रहा है। तो लोगों ने बोला कि हाँ, हमारे पास में कुछ और ऐसी भी क्वांटिटी आई है जो उन 7 क्वांटिटीज़ में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बताइए कौन सी। तो उन्होंने बोला जैसे कि हम लोगों ने लेंथ की बात की है, लेकिन यदि हम लोग किसी जगह का एरिया मेजरमेंट करना चाहते हैं, किसी जगह की वॉल्यूम मेजरमेंट करना चाहते हैं, किसी जगह की डेंसिटी मेजरमेंट करना चाहते हैं, किसी लिक्विड की डेंसिटी मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बात ही नहीं बनेगी। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है जो क्वांटिटी हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, एरिया की, डेंसिटी की, कि वो इन्हीं 7 क्वांटिटी से ड्राइव हो जाए। वो क्वांटिटी जो इन्हीं 7 क्वांटिटी से ड्राइव हो जाएगी, दे दोज क्वांटिटीज विल नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो व्हाट इज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज? The other quantity which can be expressed with the help of basic quantity.
are called derived units, are called derived units। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रूम। तो यदि हम लोग किसी चीज़ का, एक रूम है उसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये हो गई उसकी लेंथ और ये हो जाएगी उसकी ब्रेथ। तो जो एरिया आएगा हमारे पास में वो आएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया एक क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम लोगों को नहीं दिखती है, लेकिन यदि हम लोग इसी एरिया क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर दे तो ये क्या बन जाएगी, ड्राइव्ड यूनिट बन जाएगी। जैसे देखिए, यदि मैं बात करूँ लेंथ, तो लेंथ जो है वो हमारे पास में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर आती है जिसकी यूनिट होती है मीटर। उसी प्रकार से यदि मैं ये वाली जो साइड है इसकी बात करूँ जिसको हमने बोला है ब्रेथ, तो ये ब्रेथ जो है ये भी तो एक्चुअली में एक लेंथ ही है ना। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापोगे तो इस ब्रेथ की एक सेंटीमीटर में, मीटर में, लंबाई में कुछ चीज़ की कैलकुलेशंस आएगी। तो यदि इसकी जो लेंथ आएगी, कैलकुलेशन जो आएगी लेंथ का, वो भी क्या कहलाएगा, एक लेंथ ही कहलाएगा। तो ब्रेथ जो है इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्मेट ऑफ लेंथ। तो हम लोगों ने एक एरिया जो क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से क्या कर लिया है, ड्राइव्ड कर दिया है। इसलिए एरिया क्या कहलाता है, एक ड्राइव्ड यूनिट कहलाता है हमारे पास में। ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम, मान लीजिए हमारे पास में एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं है लेकिन इसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो ये रहा लेंथ, और ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ भी तो एक्चुअली में एक लेंथ ही होगी। और हाइट की यदि हम लोग किसी चीज़ की ऊंचाई मापना चाहते हैं तो वो भी क्या है, एक लेंथ का ही फॉर्मेट है। इस प्रकार से वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन वो आई कहाँ से है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को सोल्व करके ही आई है। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, डेंसिटी के लिए निकाल सकते हैं, स्पीड, वैल्यू, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसी के लिए निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास जो है वो हमारे पास में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा हमारे पास में लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, क्योंकि ब्रेथ और हाइट भी क्या है, एक्चुअली में फॉर्मेट ऑफ लेंथ है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी क्वांटिटी को यदि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, ठीक है। उसके बाद में बच्चों एक और मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये पाया गया कि क्या अभी भी कोई ऐसी क्वांटिटी बची है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से सोल्व नहीं हो पाती है। तो आंसर आया हाँ, हमारे पास में दो क्वांटिटी और हैं। देखिए कौन कौन सी है बच्चों। मान लीजिए ये हमारे पास में एक प्लेन है। यदि मैं इधर की बात करूँ तो ये एक्स एक्सिस का प्लेन है, और यदि मैं ऊपर की बात करता हूँ तो ये वाई एक्सिस का प्लेन हो जाएगा, और यदि मैं इधर की बात करूँ तो हो जाएगा जेड एक्सिस का प्लेन। जनरली बच्चों हम लोगों ने एक्स वाई जेड तीन एक्सिस के प्लेन के बारे में बात किया है। तो मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए पेन जो है ये मेरा एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा पेन रख दिया। यदि मैं इस पेन को यहाँ से ऐसा एक्सपेंड करता हूँ, फिर से यदि मैं इस पेन को यहाँ से ऐसा एक्सपेंड करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसा समझिए, मैंने इसको ऐसा एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने पे ये एक प्लेन था, ये एक प्लेन था एक्स एक्सिस का ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा जो एक्सिस है उसको मैंने ऐसा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, इसके मूव करने से यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा, वो क्या हो रहा है, चेंज। ठीक है, तो क्योंकि ये एंगल इस प्लेन के कारण बन रहा है, सो दिस एंगल इज नोन एज द प्लेन एंगल। ठीक है, सो वी हैव ए एंगल दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। जैसे कि ये हमारा कोई एक्सिस था, इस एक्सिस के ऊपर ये एक दूसरी लाइन के कारण बनने वाला ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल इज नोन एज द प्लेन एंगल। ओके, ठीक है।
तो यदि बच्चों हम लोग बात करें, यहाँ पे दो एक्सिस है और दो एक्सिस के ऊपर हम लोग किसकी बात करते हैं, मतलब कि जब हम लोग दो एक्सिस की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जब हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हम लोग दो एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं। मतलब कि यदि मैं कहूँ कि एरिया जो है उसमें दो एक्सिस आएंगे, एक लेंथ आएगा और एक दूसरा ब्रेथ आएगा। उसी प्रकार ये जो एंगल बना है ये दो एक्सिस के कारण बना है, इसलिए यहाँ पे जो एरिया आएगा वो आएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ का। तो ये जो प्लेन एंगल हम लोगों ने बनाया है ये प्लेन एंगल कवर करेगा किसको, एरिया को। सो वी कैन से दैट दिस प्लेन एंगल कवर्स द एरिया। ओके, ठीक है। दूसरा देखिए, अच्छा जैसे हम लोग यूनिट बनाते हैं, मास की यूनिट जो हो केजी है, उसी प्रकार से यदि हम लोग प्लेन एंगल की यूनिट बनाएं तो प्लेन एंगल की यूनिट आ जाएगी हमारे पास में रेडियन। याद रखना बच्चों। आगे देखिए, मेरे पास में आप लोगों ने जो कुल्फी का कोन आता है उसको देखा होगा। तो जो कुल्फी का कोन आता है तो उस कुल्फी के कोन को आप देखोगे कि ऊपर से वो ऐसा खुला रहता है और जब वो अंदर साइड जाता है तो ऐसे क्लोज होता है, ऐसा सिकुड़ता चला जाता है। मैं आपको एक पेपर के थ्रू बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास पेपर है, इस पेपर को मैंने ऐसा फोल्ड करना शुरू किया और फोल्ड करते करते मैं इस पेपर को मैं ऐसा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास में तीन चीज़ है, एक लेंथ है, ये इसके पास में ब्रेथ है, इसके ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो इसकी ब्रेथ है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी एक हाइट है, ठीक है। ओके, देखिए तो यदि आप इस पेपर के अंदर वाले पोर्शन पे देखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे सबकी सब ये जो पेपर की लाइनें हैं ये जाके मिल रही होंगी, ठीक है। फिर से समझिए, ये हमारे पास में पेपर है, इसको मैंने ऐसा फोल्ड किया, फोल्ड करके मैंने इसको ऐसा बनाया, तो ये हमारे पास में समथिंग जो है ऐसा दिखेगा, जस्ट लाइक ऑफ ए कोन। इस कोन को यदि मैं इस पेपर को और फोल्ड करता जाऊंगा तो ये जो अंदर बनने वाला एंगल है दैट इज कोन, यहाँ पे जो एंगल है वो कम होता जाएगा। यदि मैं इस कोन को ऐसा एक्सपेंड कर दूंगा तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो जहाँ पे इस पेपर की सारी लाइनें जाके मिलेंगी वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, सॉलिड एंगल। देखिए बच्चों फिर से, ये हमारे पास में रहा एक कोन का ऊपर का पोर्शन, और यहाँ से एक रे ऐसा गई, एक लाइन ऐसा गई, और वो दोनों लाइनें यहाँ पे जाके मिल गई, ठीक है। ये आपको जस्ट लाइक ए कोन है। तो यहाँ पे इन लाइनों के थ्रू जो बनने वाला जो एंगल है थीटा, ये कहलाता है हमारे पास में सॉलिड एंगल। क्योंकि इस कोन के पास में लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों चीज़ें हैं, इसलिए ये जो कोन है ये कवर करेगा वॉल्यूम को। सो दिस कोन कवर्स द वॉल्यूम, और ये जो एंगल कहलाता है हमारे पास में बन जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है। आगे चीज, ये जो सॉलिड एंगल है इसकी भी हम लोगों ने एक यूनिट बनाई हुई है। तो द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज नोन एज स्टेरेडियन। ओके, तो ये बच्चों हम लोगों ने दो नई क्वांटिटी बनाई जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो पहले थी उन क्वांटिटीज़ के ये बाद में बनी है। तो जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो मेन जो सीट होती है उसके बाद में जो हम लोग एक्स्ट्रा सीट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री सीट। उसी प्रकार हम लोगों ने 7 जो क्वांटिटी बनाई थी वो मेन क्वांटिटी थी, उसके बाद में ये दो अलग से क्वांटिटी बनाई है, यानी कि हम लोगों ने एक अलग से सीट ली है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री सीट। उसी प्रकार से ये क्वांटिटी हमारे पास में अलग से बनी है, बाद में बनी है, इसलिए ये क्वांटिटी कहलाएंगे हमारे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है।
सो इस प्रकार से टोटल हमारे पास में 9 जो है वो क्वांटिटी हो गई है, जिसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है और 7 जो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके।